नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पेपर 2 जो आपका पेपर 2 है दोस्तों, पेपर 2 का जो सिलेबस है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसका जो हम टॉपिक यूनिट 1 का टॉपिक बात कर रहे हैं। आज हम टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट, इसमें म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, हजार्डेड वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट और ई वेस्ट, इस सब टॉपिक को हम बात करेंगे दोस्तों बारी बारी से। इसका हम क्वेश्चन भी देखेंगे और साथ साथ क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल पोर्शन भी देखेंगे और से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सभी देखेंगे। सारा क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में, जो पहले कहीं भी ये एग्जाम हुआ है दोस्तों, वहाँ के एग्जाम में पूछा गया है। अपने यहाँ पहली बार ये एग्जाम हो रहा है, यहाँ का नहीं, लेकिन पहली बार ये दूसरे स्टेट में पहले भी हो चुका है, तो वहाँ से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। अपने आप में थ्योरेटिकल पोर्शन भी थोड़ा बहुत बताएंगे ताकि आपका थियरी साथ साथ भी कंप्लीट होते जाएगा। तो दोस्तों ये लगा के लगातार हम पेपर 2 का भी सिलेबस कवर कर रहे हैं और पेपर 1 का तो जनरल स्टडीज का भी कुछ इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करते रहते हैं दोस्तों। तो कम से कम 20 से 25% हम पेपर 2 का सिलेबस आपको टच कर दिए होंगे। पिछले दिन हम वाटर पोल्यूशन पढ़ाए थे, उससे पहले हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ाए हुए हैं आपको, उससे पहले हम इंसिनरेशन, लैंडफिल, रिसाइकलिंग, पायरोलाइसिस, इस सब के बारे में दोस्तों हम बारी बारी से बताए हुए हैं। तो अभी भी जो स्टूडेंट्स यही ढूंढ रहे हैं कि कैसे हमको करना है, तब तो दोस्तों आप इसी प्रकार से मतलब ढूंढते रह जाइएगा। जो आपको मिल रहा है, आप तैयारी अच्छे से हम करवा रहे हैं, आपको जो भी मिल रहा है इसको अच्छे से समेटिए दोस्तों, नहीं तो ढूंढते रह जाइएगा, समय लैप्स हो जाएगा। जो भी आपको टॉपिक हम बता रहे हैं दोस्तों सब अपने आप में इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में दूसरे स्टेट में जहाँ भी एग्जाम हुआ है वहाँ ज़रूर पूछा गया, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन सब है। तो आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, उसका आंसर सभी को हम क्लियर बताएंगे और कंसेप्ट भी है इसके पीछे, थ्योरेटिकल पोर्शन, ताकि आपका थोड़ा बहुत इसके बारे में कंसेप्ट भी पता चले। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ सॉलिड वेस्ट। और फिर वो एक बार बात बोलना चाहेंगे दोस्तों कि अभी भी कुछ बच्चे हिंदी इंग्लिश को लेके मतलब लैंग्वेज को लेके मतलब दुविधा में रहते हैं, कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सर इंग्लिश में ही सिर्फ बता रहे हैं, हिंदी में बता नहीं रहे हैं। दोस्तों हिंदी में ये टॉपिक मिलना बहुत ही मुश्किल है, नहीं मिल पाता है कहीं भी, बहुत सारा ढूंढना पड़ता है। धीरे धीरे अगर मिलेगा तो हम वो भी लाएंगे, लेकिन जब मिल रहा है, जो मिल रहा है आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। कहते हैं ना, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है दोस्तों, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, नहीं तो बहुत सारा ढूंढने पड़ेगा ऐसा और समय भी लैप्स होगा। फिर कहिएगा कि तो तैयारी नहीं हो पा रहा है, तो वो आपको टेंशन और बढ़ाएगी। दोस्तों जो मिल रहा है, हिंदी मिल रहा है, इंग्लिश मिल रहा है, समझ में आ जाएगा दोस्तों, कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ समझ लीजिए, वहाँ पेपर तो बाइलिंगुअल रहता है, तो वहाँ अपने हिसाब से आप ढाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, अडॉप्ट कर जाएंगे आप आसानी से। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ सॉलिड वेस्ट। ये जो आपका कुछ लिस्ट दिया हुआ है जिसमें है रेसिडेंशियल एरियाज, ओशियंस है, इंस्टीट्यूशनल एरिया है, एग्रीकल्चर है, डस्ट स्टॉर्म, इसमें से आपको बताना है कहाँ से सॉलिड वेस्ट निकलता है। ओके, सॉलिड वेस्ट कहाँ से निकलता है? सॉलिड वेस्ट का मतलब क्या? ठोस अवशिष्ट। ठोस अवशिष्ट दोस्तों, ठोस अवशिष्ट का मतलब क्या कर सकते हैं? प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, सैंड हो गया, पिब्बल हो गया, ये सब क्या अपने आप में ठोस अवशिष्ट है, सॉलिड अवशिष्ट। तो देखिए रेसिडेंशियल एरिया मतलब आवासीय जो क्षेत्र होता है, ऑब्वियसली रेसिडेंशियल एरिया जो होता है वहाँ से सॉलिड वेस्ट तो निकलता ही है। समुद्र में, ओशियंस में जो अगर मान लीजिए वेस्ट निकलेगा दोस्तों, तो ओशियन में क्या होगा? लिक्विड वेस्ट होगा मोस्टली। ओशियन में सॉलिड वेस्ट तो हो नहीं सकता, उसमें पानी ही पानी है। वहाँ अगर कुछ वेस्ट बनेगा तो उसका अपना वो तो लिक्विड ही होगा। हाँ, हम जाके वहाँ सॉलिड वेस्ट फैला सकते हैं, ह्यूमन जाके वहाँ सॉलिड वेस्ट फैला सकता है, लेकिन वहाँ अपना तो दोस्तों उसका क्या होगा? कुछ वेस्ट तो लिक्विड में ही होगा। जैसे जो भी जलीय जीव है, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो कुछ एक्सक्रीटा वगैरह जो उसका होता होगा वो क्या होगा दोस्तों? एकदम पानी में डिजोल्व हो जाता होगा, तो लिक्विड वेस्ट है वो। इंस्टीट्यूशनल एरिया जो भी संस्था है, बड़े बड़े संस्था है जहाँ से निकलता होगा, जैसे मान लेते हैं दोस्तों जो बड़े बड़े कोचिंग सब है, वहाँ से क्या वेस्ट निकल सकता होगा? आप सोचिए, पेपर निकल सकता है, डेली पढ़ाई लिखाई होता होगा, पेपर निकल सकता है। तो इंस्टीट्यूशनल एरिया से भी सॉलिड, पेपर के अपने आप में सॉलिड है। एग्रीकल्चर, डस्ट स्टॉर्म, एग्रीकल्चर की बात करें, कृषि में भी आप कुछ देखिएगा वेस्ट दोस्तों, कृषि में भी एग्रीकल्चर वेस्ट ही निकलता है। डस्ट स्टॉर्म, ये तो आंधी तूफान है, यहाँ या तो बहुत माइन्यूट सॉलिड होगा, वो सॉलिड उसको मान भी नहीं सकते, गैसेस फॉर्म में रहता है। तो आपका क्या क्या हो गया जहाँ से सॉलिड वेस्ट निकलेगा? रेसिडेंशियल एरिया, इंस्टीट्यूशनल एरिया और एग्रीकल्चर। 1, 3, 4 देखते हैं दोस्तों, जहाँ पर होगा ऑप्शन में 1, 3, 4, देखिए 1, 3, 4 रेसिडेंशियल, इंस्टीट्यूशनल और जो आपका एग्रीकल्चर है वहाँ से निकलता है सॉलिड वेस्ट। इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं थोड़ा। देखिए दोस्तों आंसर भी वही है, द करेक्ट आंसर इज 1, 3, 4। सॉलिड वेस्ट किसको कहते हैं अच्छे से समझिए।
सॉलिड वेस्ट रेफर्स टू मीन्स any garbage or refuses of or any discarded material resulting from industrial, commercial, mining and agriculture operations and from community activities। देखिए सॉलिड वेस्ट रेफर टू एनी गार्बेज, मतलब वो किसी भी कचरे को आप सॉलिड वेस्ट कह सकते हैं जो जहाँ से रिफ्यूज मतलब क्या, जिसका इस्तेमाल होना बंद हो गया, जिसका यूज़ होना बंद हो गया, उस सारे मटेरियल को कह सकते हैं। चाहे वो इंडस्ट्री किसी उद्योग से निकल सकता है, कमर्शियल मतलब जहाँ कमर्शियल वगैरह का काम होता है, माइनिंग खदान से निकल सकता है, कृषि के क्षेत्र से निकल सकता है, यहाँ से निकलता है, अधिकतर सॉलिड वेस्ट निकलता है। की पॉइंट देखते हैं, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ क्लासीफाइंग सॉलिड वेस्टेज। देखिए सॉलिड वेस्ट को भी क्लासीफाई करने का अलग अलग तरीका है। द मोस्ट कॉमन कैटेगरी इज, उसमें भी सबसे जो साधारण सामान्य कैटेगरी क्या है, श्रेणी क्या है, तो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। यदि हमको सॉलिड वेस्ट को कैटेगराइज करना है दोस्तों, सॉलिड वेस्ट को वर्गीकरण करना है, क्लासीफाई करना है, तो क्या कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल आप सब समझते होंगे, हल्का बस ओवरव्यू देते हैं, पढ़ देते हैं। बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट तो आर दोज डैट कैन बी ब्रोकन डाउन या डिकम्पोज्ड इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फूड वेस्ट, मैन्योर एंड वेस्ट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग क्रॉप आर बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट। देखिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वेस्ट उसको कहेंगे दैट कैन बी ब्रोकन डाउन, जो आसानी से मतलब ईजिली डिकम्पोज हो जाए दोस्तों, मतलब ब्रोकन डाउन का मतलब टूट जाए, डिकम्पोज हो जाए, सरगल जाए, इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, अपने मतलब जो अवयव तत्व है, जो कौन से जिस चीज़ से वो पहले से बना हुआ था। आप पहले सुनिएगा, धरती पर जितना भी चीज़ है वो 5 एलिमेंट से जो बना हुआ रहता है। जो ग्रामीण में भी लोग गाँव सब में भी बातें करते हैं, अग्नि वायु जल पावक, ऐसे पवन समीरा जो एक है कविता दोस्तों, उसमें भी है कि जो धरती पर जितनी भी चीज़ है सब 5 तत्व से बना हुआ है, अग्नि से, वायु से, जल से, आकाश से, पृथ्वी से। ओके, तो मतलब कोई भी चीज़ डिकम्पोज जो होता है, जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ होगा दोस्तों, वो ये अगर डिकम्पोज होगा तो बस इसी समय सब मिल जाता है। आप देखते होंगे किसी आदमी का भी जो मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार किया जाता है, तो उसको क्या कोई धर्म उसको क्या करता है, सीधे तो दफना देता है दोस्तों। बताइए दफनाने के बाद क्या होता होगा, मिट्टी मिल जाता होगा, तो मिट्टी से बना था। लोग मानते हैं कि हम मानव शरीर भी मिट्टी से बना होता है, तो मिट्टी में मिल गया। कोई उसको जला देते हैं, तो आग में उसको जला दिए दोस्तों, दाह संस्कार जिसको करते हैं, तो आग में मिल जाता है। कुछ भाग वाटर वेपर में उड़ जाता है, तो आकाश में भी चला जाता है। तो इसी प्रकार से जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा, जो बायोडिग्रेडेबल मतलब जो आसानी से डिकम्पोज हो जाए, जैसे आपके घर से जो कचरा निकलता है, वो जो किचन वेस्ट, केला का छिलका हो सकता है, प्याज का छिलका हो सकता है, पपीता का छिलका हो सकता है, आलू का छिलका हो सकता है, ये सब क्या है दोस्तों, इसका जो छिलका है ये अपने आप में बायोडिग्रेडेबल है। आप इसको कहीं भी फेंक दीजिएगा, कुछ दिनों के बाद देखिएगा कि सर गल के एकदम मिट्टी बन जाता है। ओके, तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में मिट्टी से ही बना होगा या और कुछ चीज़ से बना होगा, तो सभी चीज़ में अपने आप में टूट जाता है, इसी को कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन मतलब जो टूटे नहीं, जो डिकम्पोज नहीं हो। इसमें कौन है, ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड इनऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको कभी कभी अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक अवशिष्ट, सॉलिड ठोस अवशिष्ट भी बोलते हैं। आर दोज दैट डू नॉट डिकम्पोज बाय माइक्रोबियल एक्शन। जो माइक्रोबियल, जिसको माइक्रोबियल मतलब क्या है, जो कहाँ डिकम्पोज होगा दोस्तों, नेचुरल इन्वायरमेंट मतलब सॉइल में। तो सॉइल में यदि फेंकने के बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, फंगस है, एल्गी है, प्रोटोजोआ है, यदि उसको आसानी से डिकम्पोज नहीं कर पाए, माइक्रोब्स उसको आसानी से डिकम्पोज नहीं कर पाता है, उसको क्या कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। दीज वेस्टेज इंक्लूड, इसमें क्या क्या हो सकता है, प्लास्टिक कंटेनर। कोई मान लीजिए प्लास्टिक का कोई डिब्बा है, मान लीजिए प्लास्टिक का बोतल है, उसको आप फेंक दीजिए। 1 साल बाद जाइए दोस्तों, अगर उसको कोई लेके नहीं गया है, वहाँ से कोई लेके नहीं गया हो, कोई रैग पिकर मतलब जो कचरा बीनता है, वो अगर लेके नहीं गया हो, तो एज इट इज वहीं पर रहेगा। आपको उसको मतलब 1 इंच भी उसमें ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब धीरे धीरे डिजॉल्व मतलब डिकम्पोज हो रहा है, आपको कुछ नहीं। आप किसी पॉलीथीन को फेंक के देखिए, प्लास्टिक को कंटेनर को फेंक के देखिए, एज इट इज रहता है, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। लेकिन उसी स्थान पर आप केला के छिलका को फेंक के देखिए दोस्तों, 1 साल बाद आइए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ फेंके थे, वो स्थान ही नहीं मिलेगा आपको, मतलब पूरी तरह से मिट्टी मिल जाता है। प्लास्टिक कंटेनर हो सकता है। स्क्रैप मेटल, स्क्रैप मेटल का मतलब होगा कोई धातु, जैसे देखते हैं दोस्तों एल्यूमिनियम, अधिकतर एल्यूमिनियम का बहुत सारा यूज होता है। तो मान लीजिए जहाँ एल्यूमिनियम का फैक्ट्री है, काम हो रहा है, कुछ उससे बन रहा है, कोई चाहे बॉक्स बन रहा हो, दरवाज़ा भी बनता है आजकल एल्यूमिनियम का, विंडोज़ बनता है, खिड़कियाँ बनती है, तो जो छोटा छोटा एल्यूमिनियम का टुकड़ा होता होगा, छोटा छोटा टुकड़ा होता होगा दोस्तों, उसका तो कोई काम नहीं होता होगा, उसको क्या तो या तो फेंक देता होगा, तो ये एल्यूमिनियम का टुकड़ा अगर कहीं फेंक देगा तो ये इसको वाटर मतलब सॉइल जो है आसानी से इसको डिकम्पोज नहीं कर पाएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल के अंदर है, इस पर माइक्रोबियल एक्शन, कोई किसी प्रकार का माइक्रोबियल एक्शन नहीं होगा, मतलब इसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, ये एज इट इज़ इसी फॉर्म में रहेगा।
तो ये स्क्रैप मेटल। लेकिन इसको आप, ये जो स्क्रैप मेटल है इसका हम और अच्छे से यूज़ क्या कर सकते हैं दोस्तों, अगर इसको हम कलेक्ट करके जो भी कचरा बन रहा है इंडस्ट्री में, जो भी कचरा बन रहा है छोटे छोटे टुकड़ा को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, बहुत सारा हो जाएगा, 1 टन के आसपास मान लीजिए, बहुत ज़्यादा हो गया तो उसको ट्रक से क्या करेगा, फैक्ट्री में भेज देगा और उसको वो मेल्ट करके, अगर मेटल है आसानी से मेल्ट हो जाएगा और फिर उसको रिसाइकिल कर लेगा, दोबारा कुछ न कुछ बना लेगा, रीयूज़ कर लेगा। तो उसका उपाय तो वो है। फूड एंड ड्रिंक्स कैन, कोई ऐसा कैन जिसे आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते होंगे, रेडबुल का या वो कैन में आता है दोस्तों, तो कैन भी आसानी से डिकम्पोज नहीं होता है। एंड प्लास्टिक बैग, और प्लास्टिक पॉलीथीन का बैग तो आप जानते ही हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल में जहाँ फेंकते हैं वैसे ही रहता है, क्योंकि माइक्रोवेव रिएक्शन इसमें किसी प्रकार का नहीं होता है। इससे आपका दोस्तों एक तो टॉपिक भी क्लियर हो रहा है, कुछ क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है वो भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, और सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में जहाँ भी पहले ये एग्जाम हो चुका है दोस्तों, अदर स्टेट में हुआ है, बिल्कुल हुआ है, तो वहाँ के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया वो सब क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहे हैं। अगर हो सकता है तो एज इट इज़ अपने एग्जाम में भी छप जाए तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा दोस्तों। बस यही मत सोचते रहिए कि पूरा चीज़ हम पहले कलेक्ट कर लेके, पूरा स्टडी मटेरियल हम कलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो ये कभी कंप्लीट कुछ नहीं होता है, पूरा कभी भी कोई नहीं होगा दोस्तों। आपको जो मिल रहा है, कहते हैं ना, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, बस शुरू कर दीजिए। वेरियस सोर्सेज ऑफ सॉलिड वेस्ट का, ठोस अपशिष्ट का कई स्रोत देखते हैं, क्या क्या स्रोत है। पहला तो रेसिडेंशियल एरियाज, आवासीय क्षेत्र, रेसिडेंसेज एंड होम वेयर पीपुल लिव आर सम ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ सॉलिड वेस्ट। मतलब सॉलिड वेस्ट का सबसे मेजर सोर्स क्या है, तो रेसिडेंशियल एरिया है, सबसे बड़ा स्रोत है रेसिडेंशियल एरिया। द गार्बेज फ्रॉम दीज प्लेसेज इंक्लूड फूड वेस्ट, यहाँ के जो गार्बेज में मतलब कचरा में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, फूड वेस्ट मतलब जो खाना खराब हो गया वो हो सकता है, प्लास्टिक्स भी हो सकता है, घर से प्लास्टिक भी निकलता है, आप डेली कुछ न कुछ सब्जी लाते हैं मार्केट से, प्लास्टिक में डालता है दोस्तों, वो हो सकता है। पेपर, कोई चीज़ पेपर में भी लपेट के देता है, मेडिसिन लाते हैं पेपर में लपेट के देता है, ग्लास हो सकता है, लेदर हो सकता है, कार्डबोर्ड हो सकता है, मेटल हो सकता है, ऐसे कुछ राख हो सकता है। गाँव में देखते होंगे कि अभी भी लोग जो लकड़ी वगैरह का यूज़ करते हैं उससे जो राख बनता है, तो ये भी अपना सॉलिड वेस्ट के अंदर आएगा। एंड स्पेशल वेस्टेज लाइक बल्कि हाउस होल्ड आइटम्स, कुछ और भी है, जैसे बल्कि हाउस होल्ड आइटम में आप कह सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका टीवी खराब हो गया, मोबाइल ख़राब हो गया, फ्रिज खराब हो गया, तो ये आप में अगर वो सही से मतलब कभी कभी तो हो जाता है, ठीक हो जाता है दोस्तों, लेकिन मान लीजिए मेजर प्रॉब्लम आ जाता है तो वो अगर वहाँ भेजिएगा भी रिपेयर करने के लिए, तो वहाँ पर उसको यहाँ पड़ा रहता है ऐसे ही। इससे अच्छा आप घर में ही रख लेंगे, तो घर में रख लेंगे तो उसका कोई काम ही नहीं होता है, तो वो बल्कि हाउस होल्ड आइटम हो गया, ये भी सॉलिड वेस्ट ही आ गया, ई वेस्ट जिसको कहते हैं। टायर बहुत बार बार पंक्चर हो गया, ट्रक का टायर है या व्हीकल का, कोई आपका बाइक है उसका टायर है दोस्तों, अगर बार बार पंक्चर हो गया, 3 से 4 बार से ज़्यादा पंक्चर हो जाता है, तो लोग उसको क्या करते हैं, बदल देते हैं। अब मान लीजिए वो जो आप टायर बदले हैं उसका क्या वेस्ट ही है दोस्तों, देखते हैं वही वेस्ट जो पंक्चर वाला कलेक्ट कर करके रखता है, कभी आंदोलन हुआ तो लोग क्या करता है, टायर जला देता है, और टायर जलाने से कितना पोल्यूशन एटमॉस्फेयर में फैल जाता है दोस्तों, तो आपने ये बहुत बड़ा वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है। बैटरीज का भी लाइफ स्पान कुछ दिन रहता है, 3-4 साल के बाद सब बैटरीज ख़राब हो जाता है, ये भी अपने आप में वेस्ट है। एंड यूज्ड ऑयल, जो ऑयल आप यूज़ करते हैं, जैसे हम बात करते हैं लुब्रिकेशन, व्हीकल बाइक सब में दोस्तों मोबिल का यूज़ होता है, ठीक, देखते हैं कि 3-4 महीना के बाद उसको मोबिल को क्या करना पड़ता है कि निकाल के या दूसरा मोबिल उसमें डलवाना पड़ता है, तो वो जो मोबिल यूज्ड हो गया है वो क्या अपने आप में वेस्ट ही है, उसका लोग क्या करते हैं, बस कुछ जलाने में यूज़ कर लेते हैं, कहीं कचरा जलाना है तो मोबिल डाल दो, अच्छे से आग लग जाता है, तो अपने आप में वो वेस्ट है। तो रेसिडेंशियल एरिया से ये सब वेस्ट निकलता है। दूसरा है इंडस्ट्रीज is known to be one of the biggest contributor of solid waste. They include light and heavy manufacturing industries, construction sites, fabrication plant, canning plant, power and chemical plant। देखिए इंडस्ट्रीज भी अपने आप में सॉलिड वेस्ट का एक बहुत बड़ा स्रोत है, यहाँ से बड़ा और हैवी मतलब भारी मात्रा में यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ पर कुछ बन रहा हो, मकान वगैरह बन रहा हो, बड़ी बिल्डिंग बनता हो दोस्तों, वहाँ भी सॉलिड वेस्ट बहुत बड़े पैमाने पे बनता है। फैब्रिकेशन प्लांट है, कैनिंग प्लांट है, पावर एंड केमिकल प्लांट, जहाँ केमिकल प्लांट है वहाँ से भी वेस्ट वगैरह निकलता है। दीज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ हाउस कीपिंग वेस्टेज, फूड वेस्टेज, पैकेजिंग वेस्टेज एज वेल एज हैजार्डस वेस्टेज। मतलब यहाँ पर कई प्रकार का वेस्टेज प्रोड्यूस होता है, वो आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हैजार्डस वेस्टेज। थर्ड है इंस्टीट्यूशनल मतलब संस्थागत, कोई बड़ी संस्था है दोस्तों वहाँ से भी वेस्ट निकलता है। कौन कौन निकलता है देखते हैं। द इंस्टीट्यूशनल
सेंटर्स लाइक स्कूल्स, कॉलेज, प्राइजन्स, मिलिट्री एंड अदर गवर्नमेंट सेंटर। आप में इसका स्कूल हो गया, स्कूल इंस्टीट्यूशनल एरियाज़ हैं, कॉलेज बड़े बड़ा कॉलेज है, प्राइजन जेल के, मिलिट्री एंड अदर गवर्नमेंट सेंटर जो सरकारी और भी केंद्र वगैरह है वहाँ से जो निकलता है गार्बेज। ऑल्सो प्रोड्यूस सॉलिड वेस्ट, वहाँ भी ठोस अपशिष्ट निकलता है। सम ऑफ द कॉमन सॉलिड वेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम दीज प्लेस, यहाँ से जो कुछ सॉलिड वेस्ट निकलता है वो देखते हैं क्या क्या है। ग्लास हो सकता है। देखिए दोस्तों, कॉलेज में जो बड़े बड़े कॉलेज जाइएगा या कोई इंस्टीट्यूशनल सेंटर जाइएगा, सरकारी केंद्र पर जाइएगा, पानी पीने के लिए देखते होंगे डिस्पोजल ग्लास रखा रहता है। बहुत कम ही रखते हैं, जो बहुत कम ही रखते हैं दोस्तों, बहुत तो रखते ही नहीं। सरकार से आता है पैसा कि हाँ आप डिस्पोजल ग्लास रख सकते हैं पानी पिलाने के लिए, जो भी लोग ऊपर आते हैं अपना काम करवाने के लिए, कुछ सेवा लेने के लिए, तो आप रख सकते हैं। लेकिन बहुत लोग नहीं रखते, वो पैसा भी बचा लेते हैं। लेकिन बहुत जगह रहता है, जो अच्छे अच्छे एरिया हैं वहाँ पर रहता है दोस्तों, डिस्पोजल ग्लास रहता है कि आप अपना पानी लेके पीजिए और डिस्पोजल ग्लास को फिर उसको गार्बेज में अंदर डस्टबिन में डाल दीजिए। तो बताइए गार्बेज वहाँ पर जो ग्लास है दोस्तों वो अपने आप में वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? वो वेस्ट है। कहीं रबर वेस्ट हो सकता है, फूड वेस्ट भी हो सकता है, वुड पेपर वेस्ट, मेटल हो सकता है, कार्डबोर्ड मटेरियलिटी से कई प्रकार का वेस्ट हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल एरिया से भी। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलेशन एरियाज। कंस्ट्रक्शन का मतलब जानते हैं जहाँ बड़ी बड़ी मॉल बन रहा है। आजकल मॉल बनना एक मतलब ट्रेंड हो गया है। सभी आप अपने डिस्ट्रिक्ट में देखते होंगे, जो पुराना डिस्ट्रिक्ट है सब जगह मॉल लगभग बन रहा है, बड़े पैमाने पर मॉल बन रहा है दोस्तों, बहुत तेज़ी से साथ। तो वहाँ भी कितना वेस्ट निकलता होगा, कभी इसको तोड़ो कभी उसको तोड़ो। सीमेंट बालू से जो मकान बनता है और जब प्लास्टर वगैरह होता है तो कुछ न कुछ नीचे गिरता है, उसको ऐसे ही बाहर के फेंक देता है, तो अपने आप में वेस्ट है वो। दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द सॉलिड वेस्ट, ये भी सॉलिड वेस्ट में अपना योगदान देते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट इंक्लूड न्यू कंस्ट्रक्शन साइट्स फॉर बिल्डिंग एंड रोड्स, रोड रिपेयर साइट्स, बिल्डिंग रेनोवेशन साइट्स एंड बिल्डिंग डेमोलिशन साइट्स। कंस्ट्रक्शन साइट में आपका एक तो नया बिल्डिंग साइट हो सकता है, जो नया बिल्डिंग बन रहा है वो हो सकता है, कोई रोड बन रहा है वहाँ भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है। और बिल्डिंग डिमोलेशन साइट्स, बिल्डिंग डिमोलेशन साइट का मतलब होता है दोस्तों कोई बिल्डिंग पुराना हो गया है, जो बहुत पुराना बिल्डिंग है और जिसका भी है वो चाहता है कि अब उसमें कुछ नया चीज़ बनाए हम, तो क्या करेगा, उसको ध्वस्त करेगा। तो ये डिमोलेशन का मतलब उसको तोड़ के नया बनाएगा। तो जो तोड़ा दोस्तों अपने आप में वो सॉलिड वेस्ट ही है, उसको क्या करेगा, उसको उठा के कहीं पर जाकर लैंडफिल ही करेगा, भूमि का भराव ही करेगा, वेस्ट ही है वो। सम ऑफ द सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन दीज प्लेसेज इंक्लूड स्टील मटेरियल, कंक्रीट, वुड, प्लास्टिक, रबर, कॉपर, वायर्स, डर्ट एंड ग्लास है, ये सब वेस्ट वहाँ से भी निकल सकता है। एग्रीकल्चर से देखते हैं। एग्रीकल्चर में आपको क्रॉप फार्म्स जो खेत है वहाँ से निकल सकता है, ऑर्चिड बगीचा वगैरह से निकल सकता है, डेयरीज है, वाइन यार्ड मतलब जहाँ अंगूर की खेती होती है वहाँ से वेस्ट निकल सकता है, फीड लॉट है, और ऑल्सो सोर्सेज ऑफ सॉलिड वेस्ट, ये सभी सॉलिड वेस्ट का स्रोत है। एमंग द वेस्ट दे कैन प्रोड्यूस इंक्लूड एग्रीकल्चर वेस्टेज, स्पॉइल्ड फूड, पेस्टिसाइड कंटेनिंग। और एग्रीकल्चर फार्म है, जो बड़ा फार्म है दोस्तों, वो कुछ पेस्टिसाइड वगैरह का भी यूज़ करते हैं, तो डिब्बा वगैरह में अगर कुछ पेस्टिसाइड बच गया, अगर वो ज़मीन पे गिर गया तो अपने आप में क्या है, वेस्ट है दोस्तों। तो ये सब कुछ हम वेस्ट देखें वही सब है। तो सॉलिड वेस्ट, एक क्वेश्चन पे हम लोग ने कितना सारा डिस्कशन किया है दोस्तों, तो अपने आप में मोर देन सफिशिएंट है। ये टाइप ऑफ वेस्ट जो आपका सिलेबस का है, जब आप सिलेबस खोलेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में यूनिट फर्स्ट का जो सब टॉपिक है टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट, उसी को हम अच्छे से पढ़ रहे हैं दोस्तों। पहला सिलेबस है, क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है, तो बढ़िया से क्वेश्चन रहेगा, तो अच्छे से उसको ध्यान में रखें, पढ़ें। ये जो टॉपिक है दोस्तों अपने आप में मोर देन सफिशिएंट है। कोई बच्चा इधर उधर ढूंढ रहा है अपना, हाँ हमको यहाँ ठीक नहीं लग रहा, कहीं और देखते हैं, तो ढूंढे आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन जो मिल रहा है दोस्तों उसको समेटे, अच्छे से इसको अपनी कॉपी में लिखें, ताकि सारे क्वेश्चन को, आंसर को, और आप उसके बारे में थोड़ा बहुत खुद से अपना विचार बनाएं कि हाँ ये ठीक है, हमको ये याद रहा या नहीं याद रहा, तो 2-4 उसको पढ़ भी ले दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन टू गेट रीड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। देखिए दोस्तों, नॉन बायोडिग्रेडेबल को हम अभी चर्चा किए थे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3-4 आपका यहाँ पर दिया हुआ है, आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, रिसाइकलिंग, बर्निंग वेस्ट और ऑल द अबव। इसमें से कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन है, मतलब बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है, कौन सा बढ़िया तरीका है जिससे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, कि जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उससे हम अच्छे से तरह से छुटकारा पा सकें। जैसे प्लास्टिक है दोस्तों, प्लास्टिक में आप कुछ लाए थे और वो जो भी सामान लाए थे वो ख़त्म हो गया। जैसे कैन है दोस्तों, आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कैन में कोल्ड ड्रिंक लिए, कोल्ड ड्रिंक खत्म हो गया, कोल्ड ड्रिंक पूरा आप पी गए, कैन बचा। अब उस कैन को आप क्या करें ताकि उसका यूज हो जाए। बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि वो वेस्ट में कन्वर्ट ना हो, कि वो जो आपका कैन है वो अपने आप में एक वेस्ट ना रहे, उसका कुछ यूज हो जाए, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अगर बायोडिग्रेडेबल रहता तो उसको आप ऐसे ही फेंक देते
या कहीं डाल देते तो वो अपने आप में क्या होता है, मेन्योर बन जाता है, उसका कंपोस्ट बन जाता है। लेकिन वो तो है नॉन बायोडिग्रेडेबल कैन है, तो उसका आप क्या कर सकते हैं, या तो रिसाइकिल कर सकते हैं, बर्निंग वेस्ट करते हैं, बर्निंग वेस्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं दोस्तों, बढ़िया उपाय क्या है, तो बढ़िया वेस्ट उपाय है उसका, रिसाइकिल कर दीजिए उसको। रिसाइकिल मतलब हाँ, जो भी है, जो मतलब कलेक्ट करते हैं बड़े पैमाने पर, जो उसको रिसाइकिल कर दें, उसको दोबारा इंडस्ट्री में भेज देगा, उसको वो पिघला के कुछ और बना लेगा, तो रिसाइकिल बढ़िया तरीका है। सेकंड आपका बर्निंग वेस्ट, जो आपका वो कैन है या इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, पॉलीथीन हो सकता है दोस्तों, उसको आप ज़मीन के अंदर गड्ढा करके उसमें डाल दीजिए, तो ये बढ़िया तरीका नहीं है, वो एज इट इज़ उसी फॉर्म में रहेगा, वो वहाँ मतलब पॉल्यूशन ही क्रिएट करेगा। थर्ड है बर्निंग वेस्ट, उसको आप जला दीजिए, तो जलाना भी अपने आप में बढ़िया चीज़ नहीं है, उससे टॉक्सिक गैस निकलता है दोस्तों, वो एटमॉस्फेयर को ख़राब कर सकता है, तो ये भी तरीका ठीक नहीं है। तो दूसरा तीसरा गलत है, ऑल द अबव तो होगा नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, रिसाइकलिंग। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को सबसे बढ़िया तरीका है उससे छुटकारा पाने का कि उसका आप रिसाइकिल कर दीजिए। पुनः चक्रण, देखिए रिसाइकलिंग इज़ द बेस्ट वे टू गेट रीड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, मतलब कोई नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, उसका सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो अब उसको क्या करें दोस्तों, रिसाइकिल कर दें। रिसाइकिल 3R के बारे में दोस्तों पढ़ाया जाता है क्लास 6 से ही, कि कोई भी वेस्ट है, कोई भी सॉलिड वेस्ट है, 6 से ही वेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए पढ़ाया जाता है दोस्तों। तो जो सबसे बढ़िया टेक्निक पढ़ाया जाता है उसमें 3R, रीयूज, रिसाइकिल एंड रिड्यूस। रीयूज, रिसाइकिल या रिड्यूस, ये 3R पे हमको काम करना है। उसी में एक है दोस्तों रिसाइकिल। रिसाइकिल अपने आप में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को मतलब छुटकारा पाने का एक बढ़िया तरीका है। देखिए आगे, बर्निंग विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। आप उसको कहीं मतलब गड्ढा खोद के उसमें अगर डाल भी देते हैं, बहुत ज़्यादा कचरा हो गया, मान लीजिए आपके घर में बहुत ज़्यादा कचरा हो गया, लेकिन सब नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो आप जाके अगर किसी गड्ढा के अंदर उसको डाल दीजिएगा दोस्तों, तो उससे कुछ नहीं होगा, बस गड्ढा भरा जाएगा, लेकिन अपने आप को नुकसान ही है, वो उतना मिट्टी को दोस्तों टॉक्सिक कर देगा, खराब कर देगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं कुछ। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज द टाइप ऑफ वेस्ट विच इज नॉट कम्प्लीटली डिकम्पोज बाय एनी प्रोसेस और एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल और प्लास्टिक, पॉलीथीन। पहले बताए थे कि नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसा वेस्ट होता है जो किसी भी तरह से दोस्तों मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट पे वो डिकम्पोज नहीं होगा, जैसे आपका प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया। बर्निंग देम रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड, यदि उसको आप जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा जो कि टॉक्सिक है, तो इसलिए बर्निंग को यूज़ नहीं करना चाहिए, बर्निंग गलत बात है। नेक्स्ट है रिसाइकलिंग इज द बेस्ट प्रोसेस ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट बाय विच वी कैन रीयूज दीज वेस्टेज। रिसाइकलिंग पुनः चक्रण, रिसाइकलिंग बहुत बढ़िया तरीका है, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को आप छुटकारा पाने के लिए, उसको रीयूज करने के लिए। और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि ऐसा वेस्ट है जिसको जो आसानी से डिकम्पोज है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, मीथेन में और कुछ सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, नेचुरल इन्वायरमेंट के थ्रू, मतलब माइक्रोब्स के द्वारा, उसको क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब वही लिखा हुआ है दोस्तों जो हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अपने आप में ये अच्छा क्वेश्चन है। Which of the following sequences of disposal options for low hazardous solid waste from industrial and urban sources is in order of increasing desirability? मतलब औद्योगिक और शहरी सोर्स से, जो भी औद्योगिक है, इंडस्ट्रियल और जो अर्बन सोर्स है, कम खतरनाक ठोस, जो लेस हैजार्डस जो सॉलिड है, सॉलिड अपशिष्ट को, सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल का मतलब होता है दोस्तों निपटारण के लिए जो ऑप्शन आपको दिया गया है, इसमें से कौन सा क्रम, जो सीक्वेंस कुछ बनाया हुआ है दोस्तों, ये सीक्वेंस बनाया हुआ है कि ये करें, पहले ये करें, फिर ये करें, इसमें से कौन सा क्रम है जो मतलब ज़्यादा डिज़ायरेबल होगा। आप क्वेश्चन समझ गए होंगे मेरे विचार से, कि औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल है या अर्बन सोर्स है, इंडस्ट्रियल एरिया से या जो अर्बन सोर्स से जो भी वेस्ट निकलता है, लेस हैजार्डस होना चाहिए, थोड़ा कम हैजार्डस होना चाहिए, वो लेस हैजार्डस जो सॉलिड अपशिष्ट है उसके निपटारण के लिए, उसके डिस्पोजल के लिए, हम चाहते हैं कि उसका डिस्पोजल हो सके आसानी से, उससे हम आसानी से मतलब निजात पा लें, उसके लिए कौन सा क्रम हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए कुछ आपको क्रम दिया हुआ है दोस्तों, ऑर्डर दिया हुआ है। पहला है इनडिस्क्रिमिनेट डंपिंग, दूसरा है लैंडफिल, तीसरा है इंसिनरेशन और एक और होगा रीयूज होगा। रीयूज इसमें से नहीं लिखा है दोस्तों, तो यही ऑप्शन सही है, तो उसका यही तरीका सही है दोस्तों। इनडिस्क्रिमिनेट डंपिंग, मतलब इनडिस्क्रिमिनेट डंपिंग तो बहुत कम करना चाहिए। अब ये नया टर्मिनोलॉजी आया है दोस्तों,
सभी बच्चों को हम अच्छे से समझा देते हैं, आप ध्यान रखें, पैसेंस रखें, ये क्या होता है इनडिस्क्रिमिनेट डंपिंग, ये नया टर्मिनोलॉजी है। दूसरा है लैंडफिल, दूसरा क्या है दोस्तों लैंडफिल, लैंडफिल कौन, तो भूमि भराव। तीसरा है इंसिनरेशन और चौथा यहीं पर है रीयूज, रीयूज दोस्तों। तो रीयूज सबसे बढ़िया तरीका होगा, उससे कम बढ़िया तरीका होगा इंसिनरेशन, उससे कम बढ़िया तरीका होगा लैंडफिल, और सबसे कम बढ़िया तरीका होगा इंडिस्क्रिमिनेट डंपिंग। या सबसे खराब कहिए तो इंडिस्क्रिमिनेट डंपिंग। अगर कोई लेस हैजार्डस सॉलिड वेस्ट है, कम खतरनाक सॉलिड वेस्ट है, ठोस अपशिष्ट है दोस्तों, तो इंडिस्क्रिमिनेट डंपिंग सबसे खतरनाक तरीका है, वो नहीं करना चाहिए। इंडिस्क्रिमिनेट डंपिंग मतलब दोस्तों आपको परेशान कर रहा होगा, तो बता देते हैं क्या होता है इंडिस्क्रिमिनेट डंपिंग। इंडिस्क्रिमिनेट डंपिंग का होता है कि इधर उधर कहीं फेंक देना, अव्यवस्थित डंपिंग, अव्यवस्थित डंपिंग कहते हैं इंडिस्क्रिमिनेट डंपिंग को। जैसे आप मार्केट में जा रहे हैं दोस्तों, कुछ खरीद लिए, कुछ खाने वाला चीज़ खरीद लिए, जैसे हम कहते हैं आपको, जैसे कोल्ड ड्रिंक ही खरीद लिए, और क्या एकदम बहुत ज़्यादा गर्मी है, पीते 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 पूरा जब कोल्ड ड्रिंक खत्म कर लिए दोस्तों, उसको क्या करते हैं, बोतल का फेंक देते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं। तो ये इसी कहते हैं इंडिस्क्रिमिनेट डंपिंग। आए दिन दोस्तों ये तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है आपके शहर में भी, गाँव में भी। गाँव में तो बहुत कम, शहर में चाहे छोटा भी शहर हो या जिला में तो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर हो रहा है दोस्तों। लोग क्या करते हैं, सारा कचरा को लेते हैं, रोड के किनारे छोड़ देते हैं, अपने घर के आगे रोड के किनारे छोड़ देते हैं दोस्तों। इसी को कहते हैं इनडिस्क्रिमिनेट डंपिंग। ये बहुत गलत तरीका है। आइए दोस्तों पढ़ते हैं, सभी चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं। Environmental pollution is a major problem associated with rapid industrialization, urbanization and in rise in the living standard of people with increasing demand for raw material for industrial production। देखिए इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो पर्यावरण का प्रदूषण है, सबसे मतलब मेजर प्रॉब्लम है जुड़ा हुआ जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट से दोस्तों, इसका जो सबसे खतरनाक एस्पेक्ट है, जो खतरनाक मतलब प्रभाव है, क्या है कि वही इन्वायरमेंट पॉल्यूशन क्रिएट करता है, वातावरण को प्रदूषित करता है बुरी तरह से। ये हो क्यों रहा है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, जो औद्योगिकरण हो रहा है उसके कारण, अर्बनाइजेशन के कारण, शहरीकरण हो रहा है उसके कारण बहुत सारा अपशिष्ट निकल रहा है। और अपशिष्ट को अगर सही से मैनेजमेंट नहीं किया जाए, उसका सही से रोकथाम नहीं किया जाए, सही से उसका पुनः चक्रण, रीयूज, रिसाइकिल नहीं किया जाए, तो दोस्तों अपने आप में ये पोल्यूशन क्रिएट करता है। और किस कारण से, जो आदमी का लिविंग स्टैंडर्ड, जो मतलब रहने सहने का जो एक मतलब हाई स्टैंडर्ड हो गया दोस्तों सभी का, वो अपने आप में एक मतलब इन्वायरमेंट पोल्यूशन के लिए खतरा है। पीपुल विथ इंक्रीजिंग डिमांड फॉर रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा कच्चा माल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये सब क्या है अपने आप में अपशिष्ट प्रोड्यूस करता है, जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को क्रिएट करता है। द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज आर ड्विंडलिंग डे बाय डे। देखिए नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है, ड्विंडलिंग का मतलब होता है छीन होना। जो रिन्यूएबल का मतलब जिसको हम रीन्यू कर सकते थे, दोबारा उसको हम चला सकते थे, उसको रीन्यू करते हैं दोस्तों। जो नॉन रिन्यूएबल का मतलब जिसको हम दोबारा नहीं चला सकते हैं। तो जो नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज है, जो स्रोत है, वो दिन प्रतिदिन वो कम होता जा रहा है। Therefore, efforts are to be made for controlling pollution arising out of the disposal of wastage by conversion of these unwanted wastage into utilizable raw material for various beneficial uses। इसलिए इस प्रकार का एफर्ट, इस प्रकार का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि जो वेस्टेज है, जो भी डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जो भी वेस्ट है उसको हम कन्वर्ट कर सके यूटिलाइजेबल रॉ मटेरियल में, कि उसका दोबारा हम पुनः चक्रण मतलब जिसको साधारण भाषा में कैसे रीयूज कर सके। जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है, चाहे घर में प्रोड्यूस होता है, इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होता है, इंस्टीट्यूशन में प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसमें अधिकतर को हम क्या करें, उसका छटनी करके, सेपरेशन करके कोशिश करें कि उससे हम क्या कर लें, रीयूज कर ले दोस्तों, मतलब यूटिलाइजेबल रॉ मटेरियल उसे हम बना ले, ताकि हमको जो है एक तो बाहर से मार्केट से रॉ मटेरियल खरीदने का खर्चा कम पड़ेगा, और जो पोल्यूशन भी अधिकतर क्रिएट नहीं होगा, वेस्ट भी हमारा कम हो जाएगा। बेनिफिशियल यूजेज, देयरफॉर इट बिकम्स नेसेसरी दैट द लोकल बॉडीज अलॉन्ग विद स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्क आउट एज ए रिक्वायर्ड स्ट्रेटेजी। इसलिए ज़रूरी हो गया कि जो भी लोकल बॉडीज है, छोटी निकाय है, वो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ, जो राज्य पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है दोस्तों, उसके साथ मिलकर एक योजना पर काम करें फॉर ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपर कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट, ताकि इसको सही से ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एक ऑर्गेनाइजिंग पावर हो, संगठन पावर हो उसको, ताकि जो भी सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसका एक सही से उसका निपटारा हो सके। कुछ की पॉइंट है दोस्तों, देखिए द मोस्ट प्रोडोमिनेंट एंड वाइडली प्रैक्टिस मेथड फॉर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज आर, इसको यहाँ अच्छे से देखिए, द मोस्ट प्रीडोमिनेंट एंड वाइडली प्रैक्टिस मेथड फॉर डिस्पोजल वेस्टेज आर, पहला है लैंडफिल, दूसरा है इंसिनरेशन, तीसरा है डंपिंग, चौथा है आपका रीयूज। ठीक,
मतलब एक आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है कि इसमें से कौन सबसे बढ़िया तरीका है वेस्ट को मतलब डिस्पोज करने का, सबसे बढ़िया वेस्ट को डिस्पोजल करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है दोस्तों? तो रीयूज सबसे बढ़िया तरीका है। देखिए ये सारा कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिए, बहुत सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों। रीयूज क्या होता है, लैंडफिल क्या होता है, इंसिनरेशन क्या होता है, हम लोग कई बार चर्चा भी कर चुके हैं, लेकिन जितना बार आप सुनेंगे, जितना बार सुनेंगे दोस्तों, और मतलब कंसेप्ट जो है बिल्डअप होगा और क्लियरिटी आएगी। इसलिए अच्छे से ध्यान से सुने दोस्तों, अंत तक बने रहें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें दोस्तों जो पूछा गया है एग्जाम समय। अगर कभी कभी ये तो होता है डायरेक्ट क्या करते हैं ये लोग, कट एंड पेस्ट कर देते हैं दोस्तों, मतलब कॉपी पेस्ट डायरेक्ट कर देंगे। तो अच्छे से ध्यान से सुने एक एक क्वेश्चन को। द रीयूज क्या मतलब होता है? द बिजनेस इज वेल एस्टेब्लिश टूडे कंसिस्टिंग मेनली ऑफ कन्वर्टिंग यूज्ड बोतल इनटू फाइबर्स फॉर टेक्सटाइल प्रोडक्ट। देखिए ये रीयूज में सबसे पहला है कि एक ऐसा बिजनेस मतलब स्रोत आ रहा है। आप स्टेशन सभी देखते होंगे दोस्तों कि जो भी आप प्लास्टिक का बोतल यूज़ करते हैं, वाटर बोतल यूज़ करते हैं, प्लास्टिक का जो 10-20 रुपये हम खरीद लेते हैं और इसको इधर उधर फेंक देते हैं, तो क्या कर सरकार कई मतलब वेंडिंग मशीन लगाई हुई है, तो उसके अंदर आप जाके वो आपका जो बोतल उसके अंदर डाल दीजिए, आपको वो 5 रुपये देता भी है बदले में। सरकार उसका बोतल का कुछ काम कर लेती है। जैसे यहाँ पे काम दिया हुआ है कि उस जो बोतल था उसका वो फाइबर और टेक्सटाइल प्रोडक्ट में कुछ यूज़ कर लेती है। तो रीयूज हो गया दोस्तों, अपने आप में बढ़िया तरीका है। फिर है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। ऑब्जर्व दैट द नाउ डेज देयर इज ए जनरल एग्रीमेंट ऑन द बेस्ट practices for sustainable management of urban solid waste and there are slated experiences throughout the world applying these principles। वर्ल्ड बैंक ने भी, विश्व बैंक ने भी एक अपने आप में एक समझौता किया हुआ है सारे देशों के साथ, मतलब जो भी देश इसके साथ मतलब सहयोग कर रहा है उसके साथ, कि जो अर्बन है शहर में एक बढ़िया से मतलब स्ट्रेटेजी होना चाहिए, प्लान होना चाहिए, ताकि जो भी वेस्ट निकल रहा है उसका सही से उसका निपटारा हो सके। Recycling turns material that would otherwise become wastage into valuable material. Glass, metal, plastics and paper are collected, separated and sent to facilities। जो रिसाइकलिंग बहुत सारा चीज़ें जो रिसाइकल हो सकता है, दोबारा उसका यूज हो सकता है। जैसे वैल्यूबल मटेरियल में आपको ग्लास, कुछ ग्लास है दोस्तों शीशा हो सकता है, उसको फिर से जाके रिसाइकल करके एकदम चमचमा के पॉलिश करके दोबारा मार्केट में लाया जा सकता है, बिक जाएगा। कुछ प्लास्टिक है जो सिंगल यूज प्लास्टिक ना, जो सिंगल यूज प्लास्टिक दोस्तों कोई काम का ही नहीं, सरकार उस पर बैन लगाने की एकदम कोशिश कर रही है। लेकिन जो मल्टी यूज प्लास्टिक है, जैसे वाटर बोतल है, आप एक बार पानी पी के आप ज़्यादा अमीर है तो क्या करते हैं उसको फेंक देते हैं, सोचते हैं नया बोतल लाओ, थोड़ा गंदा हो गया, 1 महीना हो गया, तो लेकिन उसी को अच्छे से उसको स्टरलाइज करके दोबारा उसका यूज़ किया जा सकता है। तो उसको सही से मतलब सही बॉडी के पास, इंडस्ट्री के पास भेज दिया जाए, ताकि सही से जिसके पास स्टरलाइजेशन टेक्निक हो उसको स्टरलाइज करके दोबारा मार्केट में ले आए। तो रीयूज़ बढ़िया तरीका है। इंसिनरेशन, देखिए इंसिनरेशन क्या होता है दोस्तों, कई बार हम लोग ने पढ़ चुका है, और फिर देखिए एक बार और आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। द इंसिनरेशन मेथड इज टू डिस्पोज ऑफ कंबस्टेबल लिक्विड एंड सॉलिड हैजार्डस वेस्ट सच एज सॉल्वेंट, पेस्टिसाइड एंड पेट्रोलियम रिफाइनर्स वेस्टेज। देखिए इंसिनरेशन का मतलब हम बताए थे कि जो भी वेस्ट है उसको हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उसको जलाते हैं, ताकि वो मतलब जो भी हमारा वेस्ट, बड़ा बड़ा वेस्ट था दोस्तों, उसका जो डेंसिटी है, उसका जो मतलब क्या कहते हैं वेट है, बहुत कम हो जाए, मतलब राख में बदल जाए तो अपने आप में कम हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं इंसिनरेशन। कंबस्टेबल लिक्विड मतलब वो आसानी से उसको जलाया जा सके, इस प्रकार में उसको हमको कन्वर्ट कर देना है, इसी को क्या कहते हैं इंसिनरेशन कहते हैं। और इंसिनरेशन भी आपके सिलेबस में है। आप इंसिनरेशन दोस्तों आप जब सिलेबस देखेंगे तो हम बता देते हैं आपको कहाँ मिलेगा इंसिनरेशन। यूनिट 4 में दोस्तों जब है आप देखें वहाँ पर लिखा हुआ है सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। ट्रीटमेंट और डिस्पोजल में है बायोलॉजिकल प्रोसेस में कंपोस्टिंग, प्रोडक्शन ऑफ बायो फर्टिलाइजर एंड एनर्जी थर्मल प्रोसेस में आपको इंसिनरेशन है, गैसिफिकेशन है, वेट ऑक्सीडेशन है, पायरोलाइसिस है, पेलेटलाइजेशन है, एनर्जी प्रोडक्शन है। तो ये आपके सिलेबस का है दोस्तों, पता होना चाहिए। देखिए दिस मेथड इज अडॉप्टेड टू डिस्पोज ऑफ दोज वेस्टेज दैट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, रीयूज और सेफ्टली डिपोजिट इन द लैंडफिल साइट। देखिए इंसिनरेशन किसका क्या जाता है, डायरेक्ट एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि किस मटेरियल का, किस वेस्ट का हम इंसिनरेशन करेंगे, सभी का कर दें? जी नहीं, हम उसका करेंगे उस मतलब मटेरियल के लिए अडॉप्ट किया जाता है ये टेक्निक जिसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते। बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं दोस्तों, उसके लिए हम कर सकते हैं जिसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते, रीयूज़ नहीं कर सकते, ना ही उसको सेफली डिपोजिट मतलब उसका सही से हम लैंडफिल नहीं कर सकते। कुछ ऐसा वेस्ट है जिसका रिसाइकल नहीं किया जा सकता दोस्तों, बहुत सारा वेस्ट है जिसका रिसाइकल किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारा ऐसा भी वेस्ट है जिसको दोबारा हम यूज़ नहीं कर सकते। एक बार यूज़ होने के बाद उसको आपको डिकम्पोज मतलब या तो उसको जलाना ही पड़ेगा ताकि वो पूरी तरह से वो हट जाए। तो उस सारे वेस्ट को हम क्या करते हैं इंसिनरेशन के अंदर इंसिनरेट कर देते हैं। लेकिन however it should be keep in mind that the incinerator itself can be become a source of pollution। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इंसिनरेटर
इंसिनरेटर क्या होता है दोस्तों? वो मशीन है, इंसिनरेटर वो मशीन है जहाँ पर ये इंसिनरेशन का काम होता है। तो इतना ज़्यादा नहीं आप इंसिनरेशन का इस्तेमाल कर लें कि बहुत सारा इंसिनरेटर आपको लगाना पड़े, बहुत ज़्यादा मतलब बड़े बड़े शहर में या गांव सब में इंसिनरेटर लगाने की आवश्यकता पड़ जाए, तो इंसिनरेटर अपने आप में क्या पड़ेगा, ये अपने आप में पॉल्यूशन हो जाएगा, अपने आप में ये वेस्ट हो जाएगा दोस्तों। मतलब ये आपका एक सोर्स नहीं हो जाए, पोल्यूशन का ये सोर्स नहीं हो जाए, क्योंकि ये भी जो जलाएगा तो कुछ ना कुछ राख बनेगा दोस्तों, फिर उस राख को आप डंप कीजिएगा तो वो अपने आप एक पेस्ट है, तो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। इट इज़ स्ट्रांगली अपोज्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल ड्यू टू देयर पोटेंशियल टू फॉर्म एंड रिलीज टॉक्सिक डाइऑक्साइड एज वेल एज अदर पोल्यूटेंट। देखिए स्ट्रांगली अपोज्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इंसिनरेशन को कई मतलब बहुत सारे लोग इसको अपोज करते हैं, वो नहीं चाहते कि इंसिनरेशन जैसा कुछ हो, क्योंकि यहाँ से जो जलने के बाद जो टॉक्सिक केमिकल्स निकलता है दोस्तों, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा हैज़ार्डस, बहुत ज़्यादा टॉक्सिन होता है, जो खतरनाक है। अगर लोकल बॉडी में इसको छोड़ दिया जाए, इसको फेंक दिया जाए तो खतरनाक हो सकता है दोस्तों, बीमारी कॉज कर सकता है, तो इसलिए बहुत सारे लोग इसका अपोज करते हैं। लेकिन है कुछ ऐसा वेस्ट है जिसका हम मतलब रीयूज़ नहीं कर सकते हैं, तो बड़े बड़े शहर में होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों लैंडफिल। लैंडफिल मतलब भूमि भराव, जो गड्ढा वाला भूमि है उसको आप वैसे भी अगर कुछ वहाँ पर बनाना है फ्यूचर में तो उसको तो भरना ही पड़ेगा मिट्टी से, मिट्टी कॉस्टली है, तो आप क्या कचरे से भर दे दोस्तों, कचरों से भर दे, तो उसी को कहते हैं लैंडफिल। द मोस्ट कॉमन वे ऑफ डिस्पोजिंग सॉलिड हैजार्डस वेस्ट एंड सम लिक्विड लैंडफिल इन्वॉल्व्स डिस्पोजल दैट इट पार्सली अंडरग्राउंड इन एक्सकैवेटेड सेल्स क्वेरीज और नेचुरल डिस्प्रेशन। वही तरीका बता रहा है कि सबसे कॉमन तरीका है कि क्या कर दे, जो भी वेस्ट है आप उसको जाके खुदाई करके, या तो अगर कहीं गड्ढा वाला क्षेत्र है तो बढ़िया है, नहीं तो खुदाई करके उसको वहाँ पर क्या कर दे, डंप कर दें, वेस्ट है। यूजुअली fill is continued above ground to utilize space most effectively and provide a great for drainage और precipitation। मतलब अधिकतर ये किया जाता है ताकि ड्रेनेज और प्रेसिपिटेशन मतलब वहाँ से कुछ रिसाव नहीं हो बस। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल कंसर्न है। द ग्रेटेस्ट इन्वायरमेंटल कंसर्न विथ लैंडफिल हैजार्डस वेस्ट इज द जनरेशन ऑफ लीचेट फ्रॉम इन्फिल्ट्रिंग सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर विथ रिजल्टेंट कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर सप्लाई। लेकिन जो सबसे बड़ा यहाँ इन्वायरमेंटल कंसर्न है दोस्तों लैंडफिल का, मतलब खतरनाक स्थिति क्या आ जाती है कि मान लीजिए जब आप लैंडफिल कर रहे हैं तो कभी कभी कुछ टॉक्सिक केमिकल्स हैजार्डस वेस्ट सभी उसके साथ चला जाता है। हैजार्डस वेस्ट चला गया, अगर उसका लीचेट हो गया, लीचेट का मतलब दोस्तों जब धीरे धीरे बहुत दिनों बाद वो डिकम्पोज होता है, कुछ उसमें जो होता है दोस्तों डिकम्पोज वाला होता है, उसके अंदर मान लीजिए कोई टॉक्सिक केमिकल होगा, पेस्टिसाइड होगा, उसका लीचेट हो जाएगा, मतलब वो लिक्विड के फॉर्म में बाहर निकलने लगेगा, वहाँ से रिसने लगेगा, और वो नीचे कहीं अगर उसके अगल बगल में वाटर बॉडीज है उसके साथ ग्राउंड वाटर के साथ मिल गया, और उस ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कोई जानवर पानी पीने के लिए कर रहा है या कोई सिंचाई करने के लिए कर रहा है उस वाटर का यूज़ दोस्तों, तो अपने आप में हैजार्डस हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि वहाँ से कोई लीचेट ना जनरेट हो, लीचेट का जनरेशन ना हो। लीचेट का मतलब लिक्विड फॉर्म में निकलना वेस्ट का दोस्तों, ठीक, ताकि वो ग्राउंड वाटर कंटामिनेट ना हो, ग्राउंड वाटर आपका प्रदूषित ना हो। तो ये लैंडफिल था। और जो है इनडिस्क्रिमिनेट डंपिंग दोस्तों, ये अपने आप में एक नया टर्मिनोलॉजी है, अच्छा है, हम उसे साधारण भाषा में आपको समझा दीजिए, यहाँ अच्छे से देखते हैं। इनडिस्क्रिमिनेट डंपिंग, इट इज़ द मोस्ट अनवांटेड एंड डेंजरस प्रैक्टिस इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। देखिए मोस्ट अनवांटेड मतलब कोई नहीं करना चाहता है, और लेकिन सबसे खतरनाक तरीका है। डेंजरस प्रैक्टिस इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अवशिष्ट पदार्थ के प्रबंधन में सबसे खतरनाक तरीका क्या है, तो इनडिस्क्रिमिनेट डंपिंग। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विच इज़ द मोस्ट डेंजरस प्रैक्टिस इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो इनडिस्क्रिमिनेट मैनेजमेंट दोस्तों ध्यान रखें। ये कब होता है, इट अकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल लीव्स वेस्टेज बाय द रोड साइड ऑन ए प्लेस ऑफ डंप डिसयूज्ड लैंड इन ए फील्ड बाय द साइड ऑफ ए रिवर बैंक और इन रिवर। ये तब होता है जब कोई इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति या आप या हम कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, और जहाँ से जा रहे हैं वहीं से रोड साइड में उसको फेंक दिए, नदी किनारे अपना घूम रहे थे शाम के समय, या कभी भी नदी किनारे घूम रहे थे, कुछ हमारे पास था खाने पीने वाला सामान, जब खाने पीने वाला सामान सड़ गया तो वो जिस कंटेनर में था, पॉलीथीन में था या कैन में था, कुछ भी ऐसे ही नदी किनारे फेंक दिए दोस्तों। बस इसी प्रकार से फेंक देना अव्यवस्थित तरीके से, इसी को कहते हैं इनडिस्क्रिमिनेट डंपिंग। ये सबसे खतरनाक स्थिति है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सब जगह लिखा रहता है कि डस्टबिन का प्रयोग करें, डस्टबिन का प्रयोग करें दोस्तों, आप उसको डस्टबिन में डाल दें। दिस प्रैक्टिस इज़ वेरी कॉमन इन अर्बन एरियाज, ये अधिकतर शहरी एरिया में देखने को मिलता है। ऑल्सो नॉन एज ओपन डंपिंग। तो इनडिस्क्रिमिनेट डंपिंग को ओपन डंपिंग भी कहते हैं दोस्तों, याद ध्यान रखिएगा। ओपन डंपिंग, खुले में डंप कर देना, मतलब खुले में कचरा को फेंक देना। इससे क्या परिणाम होगा, इट अफेक्ट द इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। ये वातावरण को तो, पर्यावरण को तो खतरनाक है, उसके लिए हमारे शरीर के लिए भी, ह्यूमन मानव स्वास्थ्य के लिए भी बहुत खतरनाक है। सच रिस्क फैक्टर रेंज फ्रॉम
ill health to severe health calamities such as the outbreak of epidemic disease with adverse effect in some cases। मतलब मानव के स्वास्थ्य के लिए खतरा है ही, और एपिडेमिक भी हो सकता है। मान लीजिए कोई बीमारी फैल रहा है और उस एरिया में अगर बहुत सारा ओपन डंपिंग है, उसके थ्रू जो आदमी वहाँ से आसपास से गुजरेंगे उसको भी ये बीमारी हो सकती है। ठीक, देखते हैं हॉस्पिटल का वेस्ट मान लीजिए दोस्तों कि अगर इधर उधर फेंक देता है, शहर में तो हो सकता है, बड़े बड़े पैमाने पर बड़े बड़े हॉस्पिटल के पास होगा उसके पास वेस्ट मैनेजमेंट का तरीका। लेकिन जो गाँव में जो छोटा मोटा क्लिनिक है या जो छोटा मोटा झोला छाप डॉक्टर हैं, वो जो इंजेक्शन वगैरह देते हैं दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, तालाब के किनारे जाके फेंक देते हैं। आप बताइए उसमें केमिकल रहता है, ऑब्वियसली पूरा केमिकल ही रहता है, एंटीबायोटिक्स वगैरह सब चीज़ रहता है। वो अगर पानी के साथ मिलेगा, मछलियाँ उसको खाएगी, मछलियाँ का तबीयत खराब होगा, उस मछली को जो आदमी खाएगा उसका तबीयत खराब होगा, तो फिर पूरा समाज सोसाइटी तो गड़बड़ हो सकता है। तो अपने आप में ये डेंजरस तरीका है इनडिस्क्रिमिनेट डंपिंग, ध्यान रखें। कंपोस्टिंग तो आप जानते होंगे, मतलब उसका मैन्योर बनाना। कंपोस्टिंग में भी एन एट्रैक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट टूल सिंस 30 से 60% ऑफ वेस्ट मटेरियल कैन बी कंपोस्टेड इन एन एनवायरमेंट सेफ मेथड। कंपोस्टिंग हैज़ बिकम ए पॉपुलर मेथड फॉर द रिसाइकलिंग ऑफ मैन्योर एंड ऑर्गेनिक वेस्टेज। देखिए कंपोस्टिंग सबसे एट्रैक्टिव वेस्ट, मतलब एट्रैक्टिव का मतलब यहाँ शोभनीय नहीं होगा, मतलब सबसे लोकप्रिय तरीका बन चुका है कंपोस्टिंग का, कि जो भी आपके यहाँ वेस्ट हो रहा है, जो भी आपके यहाँ वेस्ट हो रहा है, किचन वेस्ट अगर वेस्ट है तो उसको आप फेंकने की बजाय उसका दोस्तों कंपोस्ट बना लें। और अगर आप थोड़ा छोटा मोटा फूल का खेती करते हैं, बागवानी लगाए हुए हैं अपने, चाहे टेरेस गार्डन में लगाए हुए हैं दोस्तों या छत पे लगाए हुए हैं, कहीं भी अगर छोटा मोटा फूलों का है आपके पास बगीचा उगीचा, तो उसमें आप उसमें मतलब डाल सकते हैं कंपोस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैजार्डस वेस्ट। देखिए हैजार्डस वेस्ट दोस्तों आपके सिलेबस में आप देख लीजिए दोस्तों, सिलेबस वहीं पर आ रहा है, टाइप ऑफ वेस्ट में हैजार्डस वेस्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट है, उसी में है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हैजार्डस वेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। हैजार्डस तो अपने आप में खतरनाक है दोस्तों, तो हैजार्डस वेस्ट का क्या लक्षण है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो देखिए कुछ ऑप्शन दिया है, इग्निटिएबिलिटी, रिएक्टिविटी, कॉर्सिविटी, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन। तो जो हैजार्डस वेस्ट है दोस्तों, ऑल ऑफ द अबव आंसर क्या है, फोर्थ है, इसका ध्यान रखेंगे। उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, लक्षण है, जो भी हैजार्डस वेस्ट है, जो है खतरनाक वेस्ट है, उसका क्या क्या लक्षण हो सकता है। तो इग्निटिएबिलिटी, उसमें आग लग सकता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा, किसी चीज़ से आसानी से रिएक्शन कर लेगा। कॉर्सिविटी भी होता है, मतलब अपने आसपास भी पोल्यूशन फैला सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव कंसेप्ट देखते हैं इसका। पहले तो हैजार्डस वेस्ट कहते हैं कि इसको देख लीजिए दोस्तों, hazardous waste is a waste that has substantial or potential threat to public health or the environment। hazardous waste अपने आप में एक वेस्ट है, अवशिष्ट है, that has substantial और potential threat, मतलब जिसका बहुत ज़्यादा थ्रेट का मतलब यहाँ धमकी से नहीं है, थ्रेट का मतलब यहाँ जिसका बहुत गलत परिणाम है दोस्तों। गलत परिणाम है किसके लिए, पब्लिक हेल्थ और द इन्वायरमेंट, एक तो मानव के स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण के लिए भी। Hazardous wastes are material that are known to be tested to exhibit one of more of the following hazardous trait। मतलब hazardous waste का क्या क्या ट्रेट हो सकता है, क्या क्या लक्षण हो सकता है। इग्निटिएबिलिटी हो सकता है, कोरोसोविटी हो सकता है, रिएक्टिविटी हो सकता है और टॉक्सिसिटी हो सकता है। ये सब hazardous waste का आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब कोई भी hazardous waste को हम चेक करेंगे तो इसमें से कोई ना कोई एक क्राइटेरिया उसको फुलफिल करेगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर डिस्पोजिंग ऑफ हैजार्डस वेस्ट। देखिए हैजार्डस वेस्ट को सबसे साधारण तरीका क्या है उसको डिस्पोज करने का, तो या तो उसको लैंड में डिस्पोज कर दीजिए, नहीं तो उसका इंसिनरेशन कर दीजिए। दोस्तों बताए थे जो खतरनाक से खतरनाक वेस्ट है जिसका हम रीयूज़ नहीं कर सकते हैं, जिसको हम रीयूज़ नहीं कर सकते, उसका सेफली डिस्पोजल भी नहीं कर सकते, उसको क्या करते हैं दोस्तों, इंसिनरेट कर देते हैं। उसको क्या करते हैं, भट्टी में डाल के जला देते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और एक क्या होता है दोस्तों, पायरोलाइसिस, वहाँ पर ऑक्सीजन के एब्सेंस में करते हैं। तो ये तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ वेस्ट इज क्लासिफाइड एज हैजार्डस वेस्ट। मतलब किस प्रकार के वेस्ट को हम हैजार्डस वेस्ट कहेंगे। पिछला क्वेश्चन लक्षण से लेके था, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे केमिकल, हाउस होल्ड, कॉमर्शियल, एग्रीकल्चर, या यहाँ के वेस्ट को, हाउस होल्ड के वेस्ट को या कॉमर्शियल वेस्ट को या कृषि से, खेती से जो वेस्ट निकलता है या केमिकल से जो वेस्ट निकलता है, उसको किसको आप उसको हैजार्डस वेस्ट के अंदर डालिएगा दोस्तों। तो केमिकल, आसान क्वेश्चन है, केमिकल वेस्ट को हम हैजार्डस वेस्ट के क्राइटेरिया में डालेंगे। तो इसका हम देख लेते हैं सॉल्यूशन कंसेप्ट। वेस्ट इज अनयूजेबल मटेरियल, वेस्ट कम्स इन मैनी फॉर्म। वेस्ट क्या अनयूजेबल मटेरियल जिसका हम यूज़ नहीं करते हैं, अनुपयोगी मटेरियल है। पहला है सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट आपका गार्बेज हो गया, रिफ्यूज स्लज हो गया, स्लज का मतलब गाद या जो नीचे बैठता है उसको गाद कहते हैं, या कीचड़ जिसको कहते हैं स्लज। लिक्विड वेस्ट में वेस्ट वाटर, गंदा पानी हो सकता है, तेल हो सकता है, वसा हो सकता है, ये सब। ऑर्गेनिक वेस्ट में आपका फूड वेस्ट हो सकता है।
फुल्ड सॉइल्ड हो सकता है, पेपर ग्रीन वेस्ट हो सकता है। हेजार्डस वेस्ट के अंदर टॉक्सिक एलिमेंट और रेडियोएक्टिव एलिमेंट हो सकता है। हेजार्डस में देखिए दोस्तों क्या क्या है, टॉक्सिक एलिमेंट, एक तो खतरनाक एलिमेंट है, कुछ खतरनाक तत्व है, जैसे मरकरी, पारा, कैडमियम। मरकरी से मिनीमाटा डिजीज होता है दोस्तों, कैडमियम से इटाई डिजीज होता है, नाइट्रेट एक तो होता है नाइट्रेट, ब्लू बेबी डिजीज जिसको कहते हैं दोस्तों। ये सब अपने आप में क्या है, बहुत ही खतरनाक एलिमेंट है। लेड अगर हो जाए दोस्तों, लेड अगर किसी के अंदर चला जाए तो प्लम्बो लेड से भी बीमारी होता है। लेड का इस्तेमाल आपके पेपर में होता है, जो पेपर का इंक बनता है दोस्तों, न्यूज़पेपर में जो छपा हुआ रहता है, पहले उस इंक का इस्तेमाल होता था, लेड का उसमें प्रयोग किया जाता था। या आपके पेंसिल में भी दोस्तों, पहले जो पेंसिल आता दोस्तों उसमें लेड ग्रेफाइट में लेड का थोड़ा बहुत इस्तेमाल होता था। अब तो लिखता है लेड फ्री पेंसिल, मतलब ऐसा पेंसिल जिसमें लेड नहीं हो, पीवी का मटेरियल नहीं हो दोस्तों, क्योंकि लेड थोड़ा बहुत बच्चा मुंह में ले लेता हो, या पेन के इंक में भी लेड को मिलाया जाता है, अगर उसको मुंह में ले लेता है तो लेड उसके अंदर खतरा कर सकता है, क्योंकि ये सब हैवी मेटल होता है और हेजार्डस वेस्ट के अंदर आता है तो खतरनाक है। कुछ है ई वेस्ट, इसमें आपका लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकता है, चार्जर, अगर यदि ख़राब हो गया तो अपने आप में वो वेस्ट ही हो जाता है। और फिर रिसाइक्लेबल वेस्ट, फूड वेस्ट, गार्डन वेस्ट, पेपर वेस्ट, टेक्सटाइल वेस्ट, ईटीसी, ये है आपका रिसाइक्लेबल वेस्ट। हेजार्डस वेस्ट इज ए वेस्ट दैट हैज सब्सटेंशियल पोटेंशियल थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ और इन्वायरमेंट। हेजार्डस वेस्ट आप समझ गए होंगे, जिसका मतलब पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, खतरा है जिसको लेकर, वो क्या आपका हेजार्डस वेस्ट है। कैरेक्टरिस्टिक्स देख चुके हैं दोस्तों, इग्निबिलिटी है, कोर्सिविटी है, रिएक्टिविटी है और टॉक्सिसिटी है। तो यहाँ तक हम दोस्तों अच्छे अच्छे क्वेश्चन सब देखे थे। आगे जो कुछ क्वेश्चन है इसको हम नेक्स्ट दिन देखो ये भी क्वेश्चन अपने आप में। आप बायोमेडिकल वेस्ट हमारा बचा हुआ है, ये अगर कंप्लीट हो जाता है तो लगभग यूनिट 1 आपका समझिए कि वो अच्छे से कंप्लीट हो गया। धीरे धीरे करेंगे दोस्तों, बहुत सारा क्वेश्चन है अभी, लेकिन यहाँ थोड़ा लंबा हो गया वीडियो तो इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। अच्छे से दोस्तों, अच्छे से देखिए कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, जो कंसेप्ट लिखा हुआ है कंसेप्ट को भी अपने कॉपी में लिखिए दोस्तों। पीडीएफ थोड़ा मिलना दिक्कत हो जाएगा आपको, पीडीएफ हम नहीं दे सकते अभी फ़िलहाल दोस्तों, अभी तो आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास प्रॉब्लम है कुछ, जिसके कारण हम अभी नहीं दे सकते दोस्तों। सब चीज़ ठीक ठाक रहता तो हम ज़रूर आपको अवेलेबल कराते, तो फिलहाल आपको लिखना ही पड़ेगा दोस्तों। अच्छे से लिख लीजिए, सारा कंसेप्ट बढ़िया से बताए हुए हैं, और एक एक टॉपिक को कारण 20 से 25% दोस्त हम अभी तक हम सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। पेपर टू का हम 20 से 25% आपको सिलेबस दोस्तों कंप्लीट कर चुके हैं। ये आप पे हैं कि आप उसको कितना लेते हैं, कितना उसको आप एब्जॉर्व करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है बिलीफ, विश्वास डेवलप करना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो आप इसका चैनल उसका चैनल जिधर इधर उधर घूमना है दोस्तों, बहुत सारे है, आप तो देख सकते हैं, घूमते रहिए, लेकिन कहते हैं ना, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है दोस्तों। मिल रहा है दोस्तों, उसको अच्छे से एक्सेप्ट कीजिए और समेटने का कोशिश कीजिए दोस्तों। जितना ज़्यादा समेट सकते हैं तो बहुत सारा हो जाएगा। अंत में देखिएगा कि आपके पास मटेरियल की कमी नहीं होगी, बस पढ़ना ही पढ़ना होगा। तो अच्छे से समेटते जाइए, पढ़ते जाइए। पूरा जो सोचेगा कि एक बार कभी हमको पूरा मिल जाए, उसका हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो पूरा कभी कोई पूरा नहीं होता दोस्तों। परफेक्ट कोई भी चीज़ दुनिया में परफेक्ट नहीं है, ऐसे ही काम होता है, ऐसे ही करना पड़ेगा आपको भी। ओके दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड कराएं, इसमें कहीं कोई अगर कुछ क्वेरी हो या कोई इम्प्रोवाइजेशन की आवश्यकता है, मतलब हमको कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है, आप वो भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे बच्चे देख लेते हैं चैनल लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अंत तक ये पूरे एग्ज़ाम में हम दोस्तों आपका साथ रहेंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे। डेली 1-2 वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं, इसी समय में आपको डेली, मतलब दोपहर के समय में या रात के समय में आपको दोस्तों एक वीडियो आपको मिल जाएगा डेली। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और पढ़ते रहो दोस्तों। कोई भी क्वेरी हो दोस्तों, आप हमारे चैनल पे मतलब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें। स्टडी रिलेटेड दोस्तों, पढ़ाई से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको हमको कमेंट कर सकते हैं। पढ़ते रहें दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल सरस्वती पूजा है, तो सरस्वती पूजा को दोस्तों आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आपके सभी को दोस्तों अच्छे से, उनका मतलब प्रार्थना उतना भी होना चाहिए, कल पूजा पाठ होना चाहिए थोड़ा बहुत, और माता सरस्वती से थोड़ा अच्छे से श्रद्धापूर्वक डिवोटी, एकदम भक्त की तरह, जो भी अपने आपके मन की बात है दोस्तों आप उनसे कह सकते हैं। तो सरस्वती पूजा की दोस्तों आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।